Hello students, welcome to my channel दीपिका सिंगलास केमिस्ट्रियोलॉजी। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड कीप लर्निंग फ्रॉम द वीडियोज़ रिलेटेड विद योर सिलेबस 9th and 10th साइंस, 11th and 12th केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस और उसका 4th चैप्टर है, चौथा अध्याय है परमाणु की संरचना। तो इससे पहले जो 3rd चैप्टर था अणु एवं परमाणु, जिसकी वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें हमने पढ़ा कि जो सभी पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। और दूसरा हमने देखा कि जो परमाणु होते हैं वो हैं सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, अर्थात इतने छोटे कि हम उनको और आगे अधिक छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। तो क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य होते हैं या परमाणु की संरचना क्या है, उनके गुण क्या हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे इस वीडियो में। तो 19वीं शताब्दी में यह ज्ञात किया गया कि परमाणु जो है वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण नहीं, अपितु इसमें और भी अधिक सूक्ष्म अवपरमाणु कण जो हैं और भी अधिक छोटे कण इसके अंदर विद्यमान होते हैं। अर्थात कि जो परमाणु है उसके अंदर भी उससे छोटे कण, जिनको हम कह रहे हैं अवपरमाणु कण, वो भी उसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो देखिए कौन कौन से। सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज की। ये था पहला अवपरमाणु कण जिसके बारे में खोज की गई जे थॉमसन के द्वारा। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पे स्मॉल ई और ये ऊपर, उसके ऊपर मैंने इसका माइनस, जो इसका आवेश है वो बनाया। तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं छोटे रूप में। और जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋण आवेशित होते हैं, तो आवेश जो है वो -1 होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया जे थॉमसन ने। इसके बाद ई गोल्डस्टीन ने अगला जो अपरमाणु कण है वो था प्रोटॉन, उसकी खोज की। तो जो प्रोटॉन होते हैं उसको हम P से दर्शा सकते हैं और ये धन आवेशित होते हैं, तो आवेश है +1। तो अर्थात सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों अवपरमाणु कण जो हैं वो विद्यमान होते हैं। अब तक हमने ये ज्ञात किया कि सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी जो हैं वो विद्यमान होते हैं। चलिए अब देखते हैं परमाणु की संरचना। संरचना का मतलब है कि ये जो अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, परमाणुओं के अंदर ये किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, कहाँ कहाँ उपस्थित होंगे, वो होती है उसकी संरचना। तो इस संरचना को ज्ञात करने के लिए अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिसमें सबसे पहला मॉडल जो प्रस्तुत किया वो जे थॉमसन ने किया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जे थॉमसन मॉडल क्या है। तो जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना को तरबूज के जैसे माना। तरबूज जो कि एक फल होता है, तो उसके साथ उसने तुलना की। कैसे की? तरबूज के अंदर अधिकतर भाग लाल होता है और उसमें काले रंग के कहीं कहीं जो बीज होते हैं वो धंसे होते हैं। तो जे थॉमसन ने भी क्या बताया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकतम जो भाग है वो धन आवेशित होता है, जैसे उसमें वो लाल भाग था। तो अधिकतम भाग तो वो हो गया धन आवेशित। दूसरा, उसमें जो काले रंग के बीज थे तरबूज के अंदर, यहाँ पे वो उस गोले में बीज जो हैं उनको दर्शा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब उस धन आवेशित गोले के अंदर कहीं कहीं क्या उपस्थित होंगे, इलेक्ट्रॉन। देखिए चित्र के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ये हमने बनाया यहाँ धन आवेशित गोला और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से तरबूज के मॉडल के साथ उसने इसकी तुलना की। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताया जे थॉमसन ने। वो क्या था कि जो परमाणु हैं वो उदासीन होते हैं।
उदासीन का मतलब यहाँ पे जिस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक समान हो जाते हैं। तो परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन धन आवेशित थे, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित थे, परंतु यदि वो बराबर हैं तो नेट आवेश क्या होगा? शून्य। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु उदासीन होते हैं। उसके बाद अगला मॉडल प्रस्तुत किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में एक प्रयोग के द्वारा क्या देखा? सबसे पहले उसने ली एक बहुत ही पतली सोने की पत्ती और उसके साथ अल्फ़ा कणों की, उस सोने की पतली पत्ती के ऊपर उसने अल्फ़ा कणों की बौछार की। अल्फ़ा जो कण होते हैं वो अपने आप में धन आवेशित कण होते हैं। तो जब ये कण सोने की पत्ती से टकराए तो क्या देखा गया कि अधिकतर अल्फ़ा कण सीधे निकल गए, कुछ पन्नी से टकराकर छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, यानी किसी न किसी छोटे कोण से वो मुड़ गए, और बहुत कम ऐसे थे कि जो 180 डिग्री के कोण से बिल्कुल उसी दिशा में ही वापस मुड़ गए टकराने के बाद। तो जब ये चीज़ें देखी गई तो इससे फिर क्या परिणाम निकले कि परमाणु जो होता है उसके भीतर अधिकतम भाग खाली है, तभी उस खाली भाग से जो थे अल्फ़ा कण टकराकर वो सीधे निकल गए थे। उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर कुछ भाग में ऋण आवेशित कण हैं, वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इन ऋण आवेशित कणों से जब अल्फ़ा कण टकराए थे तो वो किसी न किसी कोण से विक्षेपित हो गए थे। उसके बाद किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है धन आवेशित भाग। जो उसका धन आवेशित भाग है वो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, और उसे हम बोलते हैं नाभिक। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो ऋण आवेशित कण किसी भी परमाणु के अंदर होते हैं, वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट उसके जो परिणाम बताए गए, बहुत सक्सेसफुल रहा रदरफोर्ड मॉडल, परंतु इसके बावजूद भी उसमें कुछ कमियां थी। तो अब देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी वो क्या थी। कोई भी आवेशित कण, अर्थात जिसके ऊपर कोई भी आवेश होता है, अगर कोई कण घूमता है, चक्कर लगाता है, तो उसमें त्वरण आ जाता है। त्वरण के कारण, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, तो त्वरित होने के कारण उसमें से ऊर्जा का विकिरण होता है, धीरे धीरे उसमें से ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें से ऊर्जा विकृत होगी, और ऐसा करते करते क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब वो नाभिक से टकरा जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा गए तो क्या होगा? परमाणु अस्थिर हो जाएगा, तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। परंतु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु तो जो हैं वो स्थायी कण होते हैं। इसका मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया। तो इस कमी को दूर किया गया अगले मॉडल के द्वारा, जो था बोर मॉडल। तो बोर मॉडल ने क्या क्या पॉइंट्स प्रस्तुत किए? सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षों में ही चक्कर लगा सकते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षों में घूमते हैं उन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, निश्चित कक्ष में घूमते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षों में अपने निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं तो उस दौरान उसमें से ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। अगला, यहाँ पे हम इन निश्चित कक्षों को देखिए, हमने एक चित्र बनाया है यहाँ। इसके अंदर हमने क्या दर्शाया है? ये सेंटर में जो भाग है इसका, ये नाभिक है। उसके बाहर पहला कक्ष हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये अलग अलग कक्ष हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहले कक्ष को K के द्वारा, L अगला कक्ष, उससे अगला M, N इस प्रकार दर्शा सकते हैं। और इन्हीं कक्षों के लिए नंबर हम 1, 2, 3, 4, K के लिए 1, L के लिए दूसरा कक्ष था तो 2, M के लिए 3, N के लिए 4, इस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो इन फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगाएंगे। अब क्योंकि इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि इन कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वितरण कैसे होता है।
हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि किस कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सूत्र लिखा है 2n²। इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किस कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। मान लीजिए हमने पहला कक्ष लिया, नाभिक के बाहर जो पहला कक्ष है, तो यहाँ n की वैल्यू को हम, पहला कक्ष है तो 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से गुना करके क्या आएगा 2, अर्थात पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो 2 ही आ सकते हैं, 3 नहीं आएंगे। उससे ज़्यादा है तो वो अगले कक्ष में चला जाएगा। तो इसी प्रकार दूसरा कक्ष है तो n को 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण है इन कक्षों में वो किस प्रकार होता है। उससे अगला है न्यूट्रॉन। देखिए अभी तक हमने 2 अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की। अभी हम तीसरे की अवपरमाणु कण जिसकी बात कर रहे हैं, इसको 1932 में चैडविक ने खोजा। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और यहाँ मैंने लिखा है अनावेशित, अर्थात न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। दूसरा पॉइंट, इसकी जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के बराबर है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन हो गया और उसी के द्रव्यमान के बराबर ही किसका द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का, परंतु आवेश इस पर कोई नहीं होता। तो 3 अवपरमाणु कण जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं संयोजकता। अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये संयोजकता। पिछले अध्याय में भी जब हमने सूत्र लिखे थे तो वहाँ पे इसकी बात की थी, तो अब हम एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इसको कि संयोजकता क्या होती है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले संयोजकता का मतलब है किसी के साथ संयोजन शक्ति, किसी के साथ जुड़ने की क्षमता। जब भी कोई एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता होती है उसकी, अगर वो उससे अभिक्रिया करता है तो उससे हम उसको उसकी संयोजकता बता सकते हैं। ज्ञात करने के लिए, संयोजकता को ज्ञात करने के लिए हमें क्या देखना है, बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब जो नाभिक के बाहर जितने भी कक्ष थे जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी एक निश्चित तत्व के लिए जब हम संयोजकता ज्ञात करते हैं तो हम उसका बाह्य कक्ष देखेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वहाँ से ज्ञात की जाती है संयोजकता। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी भी तत्व के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसको हम स्टेबल बोलते हैं, उसको हम स्थायी बोलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे एक शब्द लिखा है मैंने, अष्टक से भी याद रख सकते हैं आप। अष्टक का मतलब होता है 8। यदि किसी तत्व के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो वो स्थायी हो जाता है। और ऐसे तत्व होते हैं निष्क्रिय, जिसका मतलब है कि वो किसी दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही उनके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो कोई भी तत्व दूसरे से संयोजन क्यों करेगा? जब उसका अष्टक पूरा नहीं होगा तब वो दूसरे तत्वों से क्या है, अभिक्रिया करता है ताकि उसका अष्टक पूरा हो जाए। तो अब देखिए संयोजकता कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पे मैंने अलग अलग उदाहरण से आपको सभी की संयोजकता निकाल के दिखाई है। मान लीजिए बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 हैं तो संयोजकता भी 1 होगी, 2 हैं तो संयोजकता भी 2, 3 हैं तो 3, 4 हैं तो 4, यहाँ तक सेम रहा। अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा। यदि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे आप? 8 - 5 करेंगे। 8 यहाँ पे क्या था, अष्टक से लिया है हमने कि जिससे वो स्थायी हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने से। तो इलेक्ट्रॉन जब 4 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए हमें ये रूल लगाना है, 8 - 5 से कितनी आ गई संयोजकता? 3। बाहरी कक्ष में 6 हैं तो 8 - 6 2, बाहरी कक्ष में 7 हैं तो 8 - 7 1, और यदि बाहरी कक्ष में 8 पूरे हैं तो संयोजकता कितनी आएगी? 8 - 8 0, अर्थात वो किसी दूसरे से अभिक्रिया नहीं करेगा, पहले से ही वो स्थायी है। तो चलिए अब देखते हैं हम परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। पिछले अध्याय में हमने तत्वों के जो सिंबल थे, प्रतीक थे, उनके बारे में पढ़ा था, और अब देखते हैं कि उनकी जो परमाणु संख्या है और द्रव्यमान संख्या है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले परमाणु संख्या जो होती है
वो क्या है? तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी तत्व में जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या के बराबर ही होगी उसकी परमाणु संख्या। Z द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन है, C का मतलब यहाँ तत्व है कार्बन, इसमें 6 प्रोटॉन हैं, तो अर्थ क्या हुआ? परमाणु संख्या 6 है कार्बन की। हाइड्रोजन में नाभिक में 1 प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमाणु संख्या। अब देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होती है। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 2 चीज़ों को ऐड करना है यहाँ पे, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। उदाहरण देखिए, कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं, तो प्लस कर देते हैं, 12 आएगा। तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या है 12। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देखिए, छोटे रूप में कैसे किसी को प्रदर्शित करते हैं तत्व के लिए तीनों चीज़ें। सबसे पहले आपने बनाना है उसका सिंबल, जो उसका प्रतीक है। यहाँ मैंने लिया कार्बन। नीचे लिखी जाती है उसकी परमाणु संख्या जो कि कार्बन में है 6, और ऊपर लिखी जाती है द्रव्यमान संख्या जो कि कार्बन में है 12। तो इस प्रकार दर्शाते हैं हम किसी भी तत्व को। तो यहाँ मैंने कुछ 2 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, देख लीजिए एक बार। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तत्व के अंदर जो केंद्र भाग था नाभिक, उसमें होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बचे इलेक्ट्रॉन वो होंगे नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षों में जो चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ तक का पूरा जो परमाणु की संरचना है कि कौन कौन से मॉडल आए और किस प्रकार से हम देखते हैं कि तत्वों के, परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो 3 अवपरमाणु कण हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। अगला टॉपिक है समस्थानिक। बहुत सिंपल से देखिए परिभाषा है। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो एक समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन। ये एक ही तत्व हो गया ना हाइड्रोजन, और उसके ये 3 अलग अलग परमाणु हैं। अब देखिए तीनों में परमाणु संख्या एक समान 1 1 1, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है। यहाँ 1 2 और यहाँ 3, तो ये होंगे समस्थानिक। तो इसके लिए नाम दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट केस है उसके लिए हम प्रोटियम बोलते हैं, इसके लिए हम ड्यूटीरियम डी से प्रदर्शित करते हैं, और ये वाला जो है इसको हम ट्रीटियम या टी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होंगे समस्थानिक। एक और उदाहरण देखिए। कार्बन तत्व के 2 परमाणु अलग अलग जिनमें परमाणु संख्या एक समान है 6 6, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, यहाँ 12 और यहाँ 14। तो ये होते हैं समस्थानिक। समस्थानिकों की जो कुछ विशेषताएं हैं, इनके गुणों के आधार पर हम इनको किसी न किसी तरीके से उपयोग में लाते हैं। तो देखते हैं कुछ इसके अनुप्रयोग। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। और दूसरा है एक घेंगा रोग में, गले से संबंधित रोग होता है घेंगा रोग, उसमें यूज़ होता है आयोडीन का समस्थानिक। चलिए लास्ट है इसमें समभारिक। समस्थानिक की परिभाषा को रिवर्स कर दीजिए। इसमें अब परमाणु संख्या तो क्या है? भिन्न हो जाएगी, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या है? वो एक समान हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक तत्व लिया हमने आर्गन और यहाँ लिया मैंने कैल्शियम। दोनों में देखिए आर्गन की परमाणु संख्या 18, कैल्शियम की 20, परंतु द्रव्यमान संख्या दोनों में क्या है? एक समान है 40 40। तो इस प्रकार से समस्थानिक और समभारिक जो हैं वो आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स इस पूरा वीडियो जो मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, और बहुत ही जो उसके मुख्य बिंदु मेन पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर के इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो आई होप कि जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो आप बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। थैंक यू।